reason why this all happened. It was not a very easy. 1947 भारत के इतिहास की तारीख में सबसे ज़्यादा दर्दनाक ईयर इसी साल को माना जाता है, 1947 को, क्योंकि इस साल वो घटना हुई जिसको हम भारत का विभाजन के नाम से भी जानते हैं। इस विभाजन में लगभग 15 लाख लोगों की मौत होती है। इसके अलावा 1,40,00,000 लोगों को एक जगह से दूसरी जगह यानी इंडिया से पाकिस्तान और पाकिस्तान से इंडिया डिस्प्लेस किया जाता है। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि भारत के विभाजन के पीछे की असली कहानी क्या है और इसके पीछे एक्चुअली जिम्मेदार लोग कौन हैं। तो आइए शुरू करते हैं। The fortunate few flee in army transports or in buses. हमारी कहानी की शुरुआत होती है सन 1905 से 1905 से, जब ब्रिटिश हुकूमत ने यहाँ पे अनाउंस किया था कि वो बंगाल का विभाजन 2 हिस्सों में करने वाले हैं, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। वो बंगाल का विभाजन इसलिए करना चाहते थे कि बंगाल ही ऐसी जगह थी जहाँ पे हिंदू मुस्लिम एकता सबसे ज़्यादा थी। इसके अलावा ब्रिटिश हुकूमत के ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा आवाज़ें यहीं से उठती थीं। ईस्ट बंगाल में जनसंख्या में मुस्लिम्स मेजॉरिटी में थे और ये वो एरिया है जहाँ पे आज का बांग्लादेश है। इसके अलावा वेस्ट बंगाल में हिंदूज़ मेजॉरिटी में थे और ये वो एरिया है जहाँ पे आज के 4 स्टेट हैं, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड एंड बिहार। बंगाल के विभाजन को रोकने के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक आंदोलन शुरू किया था जिसको स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। और इस आंदोलन में एक नारे का, एक स्लोगन का इस्तेमाल किया गया था जिसको बोलते हैं वंदे मातरम, जिसके द्वारा उस समय हिंदू गॉडेस, हिंदू देवी काली को इन्वोक या आह्वान करने की कोशिश की गई थी। इसलिए लार्जली इंडियन मुस्लिम्स इस स्वदेशी आंदोलन से दूर रहे थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा स्वदेशी मूवमेंट चलाए जाने के बावजूद भी अक्टूबर 1905 में अंग्रेज़ हुकूमत ने बंगाल का विभाजन 2 हिस्सों में, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में फाइनली कर दिया। क्योंकि ईस्ट बंगाल में जो मुस्लिम्स थे वो मेजॉरिटी में थे, इसलिए वो अपने डेवलपमेंट को, विकास को लेकर के चिंता में थे। इसलिए वहाँ पे जो कुछ मुस्लिम्स लीडर्स थे जैसे कि ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और आगा खान, उन लोगों ने मिलकर 1906 में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की। बंगाल का विभाजन, स्वदेशी आंदोलन और मुस्लिम लीग की स्थापना के बाद हिंदू और मुसलमानों ने एक दूसरे को शक की निगाहों से देखना शुरू कर दिया था। उसके बाद में ईयर आ जाता है 1911, जिसमें ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा एक यहाँ पे जनगणना कराई जाती है, जिसमें जो आंकड़े आते हैं उससे पता चलता है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो उस समय 31 करोड़ के आसपास है, जिसमें से हिंदूज़ की पॉपुलेशन जो है वो 66% है। इसके अलावा मुस्लिम्स की पॉपुलेशन जो है वो 21% है। इसी के बाद से मुस्लिम्स में जो अपने आप को अल्पसंख्यक या मिनॉरिटी को लेकर के जो फियर है वो डेवलप होना शुरू हो गया था। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है जिसका नाम था आर्य समाज। और ये समाज मेनली 2 अभियान चलाता है। एक अभियान जो था वो गौहत्या के खिलाफ अभियान था और दूसरा अभियान जो था उसमें कुछ कार्यक्रम या इवेंट्स किए जाते थे जिसके माध्यम से मुस्लिम्स को हिंदू धर्म अपनाने के लिए इनवाइट किया जाता था। तो इन सभी घटनाओं के चलते जो मुस्लिम लीडर्स थे वो इंडियन मुस्लिम्स के डेवलपमेंट और उनके सोसाइटी में जो उनका कंडीशन है उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा चिंता में आ गए थे। उसके बाद में हम चलते हैं 1920 के दशक की बात करते हैं। तो उस समय भारत में एक थ्योरी डेवलप हुई थी जिसको बोलते हैं 2 नेशन थ्योरी, द्विराष्ट्र सिद्धांत। इस थ्योरी के अंतर्गत माना जाता है कि भारत में जो मुसलमान हैं और जो हिंदू हैं ये बहुत ही अलग आइडेंटिटी के लोग हैं, एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस रखते हैं, संस्कृति में बहुत ज़्यादा डिफरेंस रखते हैं और सारा कल्चर जो है इनका एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा अलग है। और आने वाले समय में ये अगर एक साथ रहे भी तो इनके बीच में कॉन्स्टेंट या लगातार कॉन्फ्लिक्ट ही रहेंगे। साथ ही साथ इस थ्योरी में एक बात और मानी जाती है कि आने वाले समय में इंडिया 2 नेशन में डिवाइड हो जाएगा, एक मुस्लिम नेशन और एक हिंदू नेशन। इस थ्योरी को सबसे पहले जो बैक किया था वो अंग्रेज़ों के 2 विद्वान थे, उन्होंने बैक किया था जिनके नाम थे थियोडोर बेक एंड थियोडोर मॉरिसन। इन लोगों ने 2 नेशन थ्योरी को सपोर्ट करते हुए कहा था कि यदि आने वाले समय में भारत आज़ादी पाता है, आज़ाद हो जाता है, तो इंडिया में अगर कोई उस समय हिंदू प्रेसिडेंट या हिंदू प्राइम मिनिस्टर बनता है तो ये बात जो है मुसलमानों के लिए बहुत सेटबैक वाली होने वाली। 1924 में आर्य समाज के लीडर लाला लाजपत राय अपना ओन वर्जन तैयार करते हैं 2 नेशन थ्योरी का, जिसमें वो बोलते हैं ए क्लियर पार्टीशन ऑफ इंडिया इनटू ए मुस्लिम एंड ए नॉन मुस्लिम इंडिया,
कहने का मतलब ये है कि भारत का विभाजन जो है वो स्पष्ट है एक मुस्लिम और एक नॉन मुस्लिम राष्ट्र में। 1937 में हिंदू महासभा के लीडर सावरकर ने हिंदू महासभा का जो 1937 में अहमदाबाद सेशन हुआ था उसमें उन्होंने बोला था कि देयर आर टू नेशंस इन द मेन, द मुस्लिम्स एंड द हिंदूज़ इन इंडिया। कहने का मतलब ये है कि भारत में जो है वो क्लियर डिमार्केशन है कि यहाँ पे दो राष्ट्र हैं, एक तो मुस्लिम राष्ट्र और एक हिंदू राष्ट्र। 1925 में नागपुर में केशव बलिराम हेडगेवार द्वारा आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की जाती है और वो लोग बताते हैं कि आरएसएस का जो उद्देश्य है भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाना है। तो हम देखते हैं कि जो आर्य समाज की आइडियोलॉजी है, हिंदू महासभा और आरएसएस, इन तीनों की आइडियोलॉजी के चलते जो मुस्लिम लीडर्स हैं उनमें काफ़ी मुस्लिम्स के डेवलपमेंट और उनका एम्पावरमेंट को लेकर काफ़ी ज़्यादा फियर देखने को मिलता है। इसलिए मुस्लिम लीग भी आगे टू नेशन थियरी को सपोर्ट करने लगता है। 1933 में मुस्लिम लीग के एक मेंबर जिनका नाम था चौधरी रहमत अली, जो कि एक पत्रिका चलाते थे, पब्लिश करते थे, जिसका नाम था नाउ और नेवर, अभी या कभी नहीं, उसमें उन्होंने पहली बार पाकिस्तान शब्द का इस्तेमाल किया था। तो अब हम कह सकते हैं कि भारत में पाकिस्तान शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले अब हुआ था चौधरी रहमत अली के द्वारा। उन्होंने इस पाकिस्तान क्षेत्र में भारत के कुछ राज्यों को शामिल किया था, जैसे कि पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड कश्मीर। इन सारे राज्यों को मिलाकर के एक उन्होंने एक क्षेत्र की कल्पना की थी जिसका नाम उन्होंने पाकिस्तान दिया था। 1937 में भारत में प्रांतीय चुनाव होते हैं, 11 राज्यों में होते हैं, 11 प्रांतों में होते हैं, जैसे कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, इसके अलावा सिंध, पंजाब, बॉम्बे, मद्रास, उड़ीसा, इसके अलावा असम है, फिर बंगाल है, बिहार है, यूनाइटेड प्रोविंसेस एंड सेंट्रल प्रोविंसेस। तो 11 प्रांतों में भारत में प्रांतीय चुनाव होते हैं 1937 में। 1937 के चुनाव के जब नतीजे आते हैं तो उससे पता चलता है कि 11 प्रांतों में से 7 प्रांतों में इंडियन नेशनल कांग्रेस को मेजॉरिटी मिली है, उनकी सरकार बनने वाली है। जो 4 प्रांत बचते हैं उसमें हालांकि कांग्रेस को मेजॉरिटी नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी जो कांग्रेस है वो एक सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे उभर के आती है। इससे साफ हो जाता है कि मुस्लिम लीग को किसी भी प्रांत में मेजॉरिटी नहीं मिली। मुस्लिम प्रांत जैसे कि जहाँ पे मुस्लिम्स की मेजॉरिटी थी, जैसे बंगाल है या पंजाब है, वहाँ भी मुस्लिम लीग को मेजॉरिटी नहीं मिली। मुस्लिम लीग के द्वारा इंडिया में मुस्लिम्स की कंडीशन का असेसमेंट करने के लिए एक सर्वे किया जाता है। उस सर्वे के बाद पता चलता है कि इंडिया में मुस्लिम्स का जो कंडीशन है वो हिंदूज़ के मुकाबले काफ़ी कम है सारे लेवल पे। अगर हम शासन प्रशासन में देखें वहाँ भी हिंदूज़ जो हैं वो ज़्यादा हैं मुस्लिम्स से। इसके अलावा चाहे गवर्नमेंट जॉब की बात कर लो या फिर प्राइवेट जॉब की बात कर लो, हर जगह ज़्यादातर जो है वो डोमिनेशन हिंदूज़ का ही है, मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेशन हर जगह कम है। साथ ही साथ सोसाइटी में भी जो मुस्लिम्स हैं उनको पिछड़ापन का सामना करना पड़ रहा है। इससे पहले हमने देखा कि जो 1937 का जो प्रांतीय चुनाव हुआ था भारत में, जिसमें 11 प्रांतों में से 7 प्रांतों में इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन उन 7 प्रांतों में भी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मुस्लिम्स के डेवलपमेंट के लिए कोई सिग्निफिकेंट काम नहीं किया था। साथ ही साथ 7 जो प्रोविंस जीते थे उसमें से एक प्रोविंस था जिसका नाम था यूनाइटेड प्रोविंस, जिसको आज यूपी के नाम से जाना जाता है। वहाँ भी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया गौरक्षा के सपोर्ट में। साथ ही साथ हिंदी लैंग्वेज को ऑफिशियल सपोर्ट दिया, जिसकी वजह से मुस्लिम्स का कॉन्फिडेंस यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने लूज़ कर दिया था। गौरक्षा को जो सपोर्ट दिया इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, उसकी वजह से आने वाले समय में हम हिंदू मुसलमानों के बीच में दंगे भी देखे। 1939 में वो यूरोप में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया था। वर्ल्ड वॉर 2 के समय इंडिया में जो ब्रिटिश हुकूमत के हेड थे उनको वाइसरॉय कहा जाता था, और उस समय जो वाइसरॉय थे उनका नाम था लॉर्ड लिनलिथगो। उन्होंने इंडिया को ऑफिशियली वर्ल्ड वॉर 2 में शामिल कर दिया था, लेकिन इसके लिए उन्होंने किसी भी इंडियन लीडर से कोई भी राय नहीं ली थी, डिस्कशन नहीं किया था। And Britain's final warning to Hitler having been ignored, a state of war once more exists between Great Britain and Germany. ये बात इंडियन नेशनल कांग्रेस को बहुत बुरी लगी थी कि हमसे कम से कम पूछना तो चाहिए था आपको। इसलिए इसका विरोध करने के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो 7 प्रांतों में जीत दर्ज की थी, उन 7 प्रांतों से इंडियन नेशनल कांग्रेस ने रिज़ाइन कर दिया।
इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा 7 प्रांतों से त्यागपत्र देने के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड वायसरॉय के बीच में काफ़ी ज़्यादा विवाद पैदा हो गया था, जिसके बाद वायसरॉय लिनलिथगो ने मोहम्मद अली जिन्ना को इंडिया में मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेटिव बताया था और मुस्लिम्स के लिए उन्होंने गांधी के बराबर मोहम्मद अली जिन्ना का स्टेटस बताया। मार्च 1940 में मुस्लिम लीग का लाहौर सेशन होता है, जिसमें एक प्रस्ताव पास किया जाता है जिसका नाम है लाहौर प्रस्ताव, लाहौर रेजोल्यूशन। इसमें बेसिकली कहा जाता है कि इंडिया में जितने भी मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट्स हैं, जैसे कि बंगाल है, पंजाब है, उनको एक ग्रुप में फॉर्म कर दिया जाए और उनको ऑटोनोमस डिक्लेयर कर दिया जाए। ऑटोनोमस का मतलब ये होता है कि वहाँ की जो सरकार है वो मुस्लिम्स के हाथों में दे दी जाए और पूरी तरीके से वो इंडिपेंडेंट रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे, किसी भी बाहरी पार्टी का वहाँ पे कोई भी दखलंदाजी नहीं होगा। मुस्लिम लीग की इस मांग का विरोध काफ़ी ज़्यादा हिंदू महासभा के द्वारा किया जाता है, जिसके बाद मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा के बीच में विवाद और ज़्यादा गहरा हो जाता है। 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हो जाता है और ब्रिटेन में प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए नए इलेक्शंस होते हैं, जिसमें नई पार्टी सरकार बनाती है जिसका नाम होता है लेबर पार्टी एंड नए प्राइम मिनिस्टर आते हैं जिनका नाम होता है क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली और उनकी जो पार्टी है लेबर पार्टी, वो 1920 के दशक से ही इस बात का काफ़ी सपोर्ट करती है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंडिया से निकल जाना चाहिए और ब्रिटेन में जाकर ब्रिटेन के लोगों पर काफ़ी ज़्यादा फोकस करना चाहिए, उनके डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा फोकस करना चाहिए। वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी ने यानी कि हिटलर ने बहुत ज़्यादा डैमेज किया था ब्रिटेन में और ब्रिटेन को बहुत ज़्यादा हैवी लॉस उठाना पड़ा था। Press is taking a seemingly bold attitude toward the United States today, following the announcement of the Three Power Alliance. इसकी वजह से ब्रिटेन के पास अब बहुत ही कम पैसा रह गया था और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो नई बनी है, साथ ही साथ वहाँ की जनता अब बिल्कुल इस बात के सपोर्ट में नहीं थी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो इंडिया के साथ इतने लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रखे। अब वहाँ की जनता ये चाहती थी और वहाँ की सरकार भी चाहती थी कि वो लोग वहीं फोकस करें और वहाँ के लोगों के ऊपर फोकस करें। 1946 में भारत में 11 प्रांतों में फिर से प्रांतीय चुनाव होते हैं। उन प्रांतीय चुनाव के जब नतीजे आते हैं तो पता चलता है कि 11 में से 8 राज्यों में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मेजॉरिटी हासिल की है। इसके अलावा जितनी भी नॉन मुस्लिम सीट्स थी उसका 91% जो जीत हासिल की है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने की है। इसके अलावा जितनी भी मुस्लिम सीट हैं उनका 87% मुस्लिम लीग ने जीता है। इसके बाद से ये ज़्यादा क्लियर डिमार्केशन होने लगा था कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो हिंदूज़ को रिप्रेजेंट करती है और मुस्लिम लीग जो है वो भारत के मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करती है। इसके बाद जो इंडिया और पाकिस्तान का डिवीज़न था उसको लेकर के जो बहस थी और ज़्यादा तेज़ हो गई थी। 1946 में एटली सरकार ने भारत में एक मिशन भेजा था जिसका नाम था कैबिनेट मिशन। The 3 British ministers as an earnest of goodwill. Their task is to help India freely to decide her own fate. इसके तहत उन्होंने अनाउंस किया था कि हम भारत को आज़ादी दे देंगे कुछ समय में और यहाँ से एग्ज़िट करके निकल जाएंगे, लेकिन उन्होंने इसमें भारत के डिवीज़न यानी भारत के विभाजन को रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने बोला था कि हम भारत का विभाजन नहीं करेंगे, एक यूनाइटेड इंडिया ही रखा जाएगा और आज़ादी के बाद भारत में किया जाएगा कि भारत में जितने भी प्रांत हैं उनको मुस्लिम प्रांतों और हिंदू प्रांतों में बांट दिया जाएगा, जो कि ऑटोनोमस होंगे, स्वतंत्र रहेंगे और ये प्रांत एक दूसरे के काम में बिल्कुल भी दखलंदाजी या हस्तक्षेप नहीं करेंगे। कैबिनेट मिशन प्लान जो था उसको इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग के द्वारा काफ़ी हद तक एक्सेप्ट कर लिया गया था, लेकिन 10 जुलाई 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक स्टेटमेंट दिया जिसके बाद जो बात थी वो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गई थी। उन्होंने बोला कि कैबिनेट मिशन प्लान के तहत जो ये बोला गया है कि जब देश को आज़ाद कर दिया जाएगा उसके बाद में यहाँ पे कुछ मुस्लिम प्रांत और कुछ हिंदू प्रांत बनाए जाएंगे जो कि ऑटोनोमस होंगे। ऐसा करना ठीक नहीं है, क्योंकि अगर प्रांतों को इतने ज़्यादा ऑटोनोमस बना दिया जाएगा, इतनी पावर दे दी जाएगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट वीक हो जाएगी और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट वीक है तो भारत काफ़ी हद तक वीक हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब ये स्टेटमेंट दिया उसके बाद में मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में विवाद काफ़ी ज़्यादा इंटेंस हो गया, बढ़ गया। नेहरू द्वारा ये स्टेटमेंट देने के 1 महीने के बाद 10 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग अनाउंस करती है कि वो 16 अगस्त को यानी 6 दिन के बाद एक डायरेक्ट एक्शन डे कंडक्ट करेंगे, जिसमें उन्होंने बोला कि इंडियन नेशनल कांग्रेस किसी बात को लेकर के राज़ी नहीं हो रही है। अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस वाले वॉर चाहते हैं तो हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। मोहम्मद अली जिन्ना ने एक स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने बोला था वी विल ईदर हैव ए डिवाइडेड और डिस्ट्रॉयड इंडिया। भारत या तो भारत का विभाजन होगा या तो भारत का विनाश हो जाएगा।
मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा ये स्टेटमेंट देने के बाद कलकत्ता में बहुत ज़्यादा वायलेंस बढ़ जाती है और लगभग 4000 लोग मारे जाते हैं, जिसमें हिंदू मुस्लिम्स दोनों शामिल थे। उसके बाद में ये जो वायलेंस है पूरे भारत में धीरे धीरे हर जगह फैलने लगती है और सिचुएशन और भी ज़्यादा वर्स हो जाती है। सितंबर 1946 में भारत में एक अंतरिम सरकार बनाई जाती है, इंटरिम गवर्नमेंट, जिसमें पूरे भारत का प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू को बनाया जाता है। Forming the government had preliminary talks with the Viceroy, Lord Weber, on the eve of the cabinet. जून 1947 में इटली गवर्नमेंट एक यहाँ पे नया वाइसरॉय भेजती है जिसका नाम होता है माउंटबेटन। माउंटबेटन जो थे भारत के आखिरी वाइसरॉय माने जाते हैं। उनको इसलिए भेजा गया था ताकि वो भारत में कैबिनेट मिशन प्लान को लागू कर सकें, और यहाँ पे कैबिनेट मिशन प्लान के तहत भारत के डिवीज़न की कोई भी बात नहीं थी। तो जो वाइसरॉय को भेजा गया था माउंटबेटन को, उनको ये बोला गया था कि वो जाके यहाँ पे कैबिनेट मिशन प्लान लागू करेंगे, साथ ही साथ भारत का विभाजन नहीं होगा। वाइसरॉय माउंटबेटन भारत आते हैं, लेकिन भारत में बहुत ज़्यादा हिंसा और चारों तरफ दंगे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। उसके बाद में वो ब्रिटिश पीएम एटली से बात करते हैं, उनको पूरी सिचुएशन समझाते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा दंगे और बहुत ज़्यादा वायलेंस बढ़ गई है। वायलेंस इस हद तक बढ़ गई कि यहाँ पे भारत के विभाजन को रोका नहीं जा सकता। इसके बाद में भारत के विभाजन का होना जो था वो तय हो गया था लगभग। तो उसी में हम देखते हैं कि 3 जून 1947 को वाइसरॉय माउंटबेटन एक प्लान लाते हैं जिसको माउंटबेटन प्लान कहा जाता है। इसी प्लान के तहत भारत के विभाजन की स्कीम को सामने रखा जाता है। भारत के इस विभाजन की स्कीम को महात्मा गांधी के द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाता है, लेकिन बाकी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस या मुस्लिम लीग है उसके द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है। उसके बाद में एक पार्टीशन या विभाजन काउंसिल बनती है जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड सी राजगोपालाचारी शामिल थे। मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खान एंड अब्दुल रब निश्तार शामिल थे। माउंटबेटन प्लान के तहत भारत के विभाजन की जो योजनाएं बनाई गई है, इसको इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अलग अलग नेताओं के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है। जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से जवाहरलाल नेहरू, मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना एंड भारत में जो दलित हैं उनकी तरफ से डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा भी इस भारत के विभाजन की स्कीम को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। भारत के सभी नेताओं के द्वारा भारत के विभाजन की इस स्कीम को एक्सेप्ट करने के बाद अब काम शुरू हो जाता है भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा का निर्धारण होगा उसके लिए। तो उसके लिए एक कमीशन बनाया जाता है जिसका नाम होता है रेडक्लिफ कमीशन, जो कि एक ब्रिटिश ऑफिसर रेडक्लिफ के अंडर होता है। लेकिन एक्चुअली होता यह है कि यूएस गवर्नमेंट का दबाव ब्रिटिश गवर्नमेंट पे काफ़ी ज़्यादा होता है कि वो भारत को आज़ाद करें, इसलिए रेडक्लिफ कमीशन जो है जो सीमा निर्धारण कर रहा है उसका जो रिपोर्ट पब्लिश नहीं होता है, उससे पहले ही भारत को 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है, भारत और पाकिस्तान। Pakistan was divided into West Pakistan and East Pakistan, which later became Bangladesh. 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हो जाता है और मोहम्मद अली जिन्ना कराची में पाकिस्तान के फर्स्ट गवर्नर जनरल के तौर पे शपथ लेते हैं। अगले ही दिन 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो जाता है और पंडित जवाहरलाल नेहरू दिल्ली में भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर के तौर पे शपथ लेते हैं। Jawaharlal Nehru, I, Jawaharlal Nehru, do solemnly affirm भारत का जो विभाजन होता है इंडिया पाकिस्तान में हो जाता है, और पाकिस्तान का जो डिवीज़न होता है 2 तरीके से होता है, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान वो जो जहाँ पे आज बांग्लादेश है, वेस्ट पाकिस्तान वो जहाँ पे आज पाकिस्तान है। लेकिन एक्चुअली हुआ ये था कि रेडक्लिफ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पब्लिश नहीं की थी। जो भारत की जो सीमा निर्धारण होगी इंडिया और पाकिस्तान के बीच, उसका मैप अभी पब्लिश नहीं किया था, उससे पहले ही भारत का विभाजन हो गया था। तो हम देखते हैं कि भारत की आज़ादी के 2 दिन के बाद यानी 17 अगस्त 1947 को रेडक्लिफ कमीशन के द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा होगी उसको पब्लिश किया जाता है। और जैसे ही सीमा रेखा को पब्लिश किया जाता है उसके बाद में इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो माइग्रेशन है, आवाजाही, वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लगती है। इंडिया के लोग पाकिस्तान जाने लगते हैं और पाकिस्तान के लोग इंडिया। Camps of these refugees, they were full of those people who were wounded. पाकिस्तान से जो ट्रेन भारत में आती हैं उसमें लाशें ही लाशें होती हैं, और भारत से जो पाकिस्तान ट्रेन जाती हैं लोगों की उसमें भी लाशें होती हैं। तो हम देख सकते हैं कि जो भारत का विभाजन है वो इतना ज़्यादा ब्लडी था कि भारत के इतिहास में इससे पहले कभी भी इतनी ज़्यादा खून खराबे वाली चीज़ नहीं थी। People feared being a minority in a new country and felt their life was endangered if they stayed.
people had already started to move. भारत के विभाजन से पहले भारत की पॉपुलेशन 390 मिलियन थी। भारत के विभाजन के बाद भारत की पॉपुलेशन 330 मिलियन बचती है, यानी 60 मिलियन पॉपुलेशन पाकिस्तान की तरफ चली जाती है, जिसमें से 30 मिलियन ईस्ट पाकिस्तान में और 30 मिलियन वेस्ट पाकिस्तान में चली जाती है। भारत के विभाजन के बाद बहुत बड़े स्केल पे वायलेंस होने लगती है, बहुत बड़े स्केल पे दंगे होने लगते हैं। हिंदू मुसलमान को मारते हैं, मुसलमान हिंदूज़ को मारते हैं और बहुत बड़ी संख्या में वायलेंस होती है यहाँ पे, और जिसमें हम देखते हैं लगभग 15 लाख लोगों की जान जाती है। इसके अलावा 1 करोड़ 40 लाख लोगों को ज़बरदस्ती एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। तो हम देख सकते हैं कि भारत का जो पार्टीशन है वो हो तो गया, लेकिन ये एक बहुत ही ज़्यादा ब्लडी था। यहाँ पे बहुत ज़्यादा वायलेंस हुई थी, बहुत ज़्यादा खून खराबा हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया का जो विभाजन हुआ उसके पीछे ज़िम्मेदार लोग कौन हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत के विभाजन के पीछे कोई एक पार्टी ज़िम्मेदार नहीं, ना ही कोई इंडिविजुअल ज़िम्मेदार है। इसके लिए सबके सब जिम्मेदार हैं। यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट भी ज़िम्मेदार है, यहाँ पे मुस्लिम लीग भी ज़िम्मेदार है, यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस भी ज़िम्मेदार है, यहाँ पे हिंदू महासभा भी। भारत और पाकिस्तान के विभाजन का नुकसान भारत और पाकिस्तान दोनों को उठाना पड़ा है, और आने वाले समय में आने वाली जो जनरेशन्स हैं उनके बाद बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, चाहे वो इंडियंस हों चाहे वो पाकिस्तानी हों, कि इस विभाजन का नुकसान दोनों के लिए, चाहे वो इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हो या सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से हो, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से ये विभाजन जो है ये किसी भी तरीके से ठीक नहीं है। थैंक यू सो मच।